कुछ कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर्स से सिर्फ बेहतर नहीं होती, बल्कि पूरे मार्केट की डेफिनेशन ही बदल देती है। कुछ कंपनियां कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है, कुछ कंपनीज मार्केट में कंपटीशन करती है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो एक ऐसा नया खेल बना देती है जिसमें बाकी कंपनियों को बाद में शामिल होना पड़ता है। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक शानदार प्रोडक्ट है लेकिन दुनिया ये समझ ही नहीं पा रही कि उसे क्यों खरीदा जाए, तो क्या आपका प्रोडक्ट सफल होगा? लेकिन अगर आप लोगों को यह समझाने में सफल हो जाएं कि एक नई प्रॉब्लम पैदा हो चुकी है और उस प्रॉब्लम के लिए एक बिल्कुल नई कैटेगरी की जरूरत है, तो क्या होगा? तब आप केवल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होंगे, आप एक नया मार्केट बना रहे होंगे। और यही वो पावरफुल आइडिया है जिसे प्ले बिगर आपके सामने रखती है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा बेहतर कैसे बने। ये आपको एक बहुत बड़ा सवाल पूछना सिखाती है। अगर कंपटीशन में जीतना इतना मुश्किल है तो कंपटीशन ही क्यों करें? क्यों न ऐसा नया खेल बनाया जाए जिसके रूल्स आप तय करें? क्यों न ऐसी नई कैटेगरी बनाई जाए जिसके बारे में सोचते ही सबसे पहले आपका नाम याद आए? और क्यों न ऐसा बिजनेस बनाया जाए जिसे केवल एक कंपनी नहीं बल्कि एक नई इंडस्ट्री की शुरुआत माना जाए? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम समझेंगे कि कैटेगरी डिजाइन क्या है, नई कैटेगरी कैसे बनाई जाती है, कस्टमर्स के दिमाग में अपनी जगह कैसे बनाई जाती है और कैसे एक सामान्य बिजनेस को कैटेगरी लीडर बनने की दिशा में ले जाया जा सकता है। आप ये भी जानेंगे कि केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाना क्यों पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मार्केट में सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमेशा नहीं जीतता। कई बार जीत उस कंपनी की होती है जो सबसे पहले यह तय करती है कि लोग उस प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में देखेंगे। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस ओनर हैं, मार्केटर हैं, या सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि कुछ बिजनेसेस अचानक इतने बड़े कैसे बन जाते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद इस पूरी किताब के बाद आप अपने बिजनेस को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दें। और शायद अगली बार जब आप किसी मार्केट में कंपटीशन देखें तो आप ये नहीं पूछेंगे मैं इनसे बेहतर कैसे बनूं, बल्कि आप पूछेंगे मैं एक ऐसा नया खेल कैसे बनाऊं जिसमें मैं सबसे आगे रहूं। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक एक्सप्रेस। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि प्ले बिगर कैसे हमें कंपटीशन से आगे बढ़कर एक पूरी कैटेगरी को डिफाइन करना सिखाती है। शुरू करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों को बचपन से एक ही तरह की सलाह दी जाती है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, मेहनत करो, अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर बनो, और अगर बिजनेस कर रहे हो तो अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ने की कोशिश करो। लेकिन प्ले बिगर पुस्तक एक बहुत अलग सवाल पूछती है, क्या वास्तव में आपको कॉम्पिटिटर से बेहतर बनने की जरूरत है, या फिर आप ऐसा नया खेल बना सकते हैं जिसमें लोग आपको ही उस खेल का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानने लगे? यही इस पुस्तक का मूल विचार है। व्यवसाय की दुनिया में अक्सर कंपनियां एक ही कैटेगरी के अंदर कंपटीशन करती रहती है। कोई कीमत कम करता है, कोई फीचर्स बढ़ाता है, कोई एडवर्टाइजिंग करता है और कोई कस्टमर सर्विस बेहतर करता है। लेकिन कुछ असाधारण कंपनियां ऐसा नहीं करती, वे एक नई कैटेगरी बनाती है। और जब कोई कंपनी नई कैटेगरी बनाती है तो उसके पास केवल प्रोडक्ट बेचने का अवसर नहीं होता, उसके पास उस पूरी कैटेगरी के बारे में लोगों की सोच को डिफाइन करने का अवसर होता है। इसी विचार को लेखक कैटेगरी डिजाइन कहते हैं। इस पुस्तक का संदेश है, सिर्फ एग्जिस्टिंग मार्केट में बेहतर बनने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा मार्केट बनाइए जिसमें आपकी कंपनी सबसे महत्वपूर्ण नाम बन सके। कैटेगरी का मतलब केवल प्रोडक्ट या इंडस्ट्री नहीं है। कैटेगरी एक ऐसा मानसिक ढांचा है जिसके माध्यम से कस्टमर किसी समस्या और उसके समाधान को समझता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में एक कैटेगरी बनती है। जब कोई स्मार्टफोन कहता है तो एक अलग कैटेगरी बनती है। जब कोई ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहता है तो उसके दिमाग में एंटरटेनमेंट देखने का एक नया तरीका आता है। इसलिए कैटेगरी केवल किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ये कस्टमर के दिमाग में बनी हुई एक मेंटल शॉर्टकट है। मान लीजिए
आपने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसका डिजाइन कॉम्पिटिटर से बेहतर है, उसकी परफॉर्मेंस भी शानदार है, लेकिन कस्टमर ये समझ ही नहीं पा रहा कि आपका प्रोडक्ट वास्तव में किस समस्या को सॉल्व करता है। तो आपके लिए मार्केट बनाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि कस्टमर को पहले यह समझना होगा कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है और उसे इसकी आवश्यकता क्यों है। यहीं से कैटेगरी डिजाइन की शुरुआत होती है। एक सामान्य एंटरप्रेन्योर सोचता है कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा और फिर उसे मार्केट में बेचूंगा, लेकिन कैटेगरी डिजाइनर सोचता है मैं पहले यह तय करूंगा कि कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को किस रूप में समझेगा। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोडक्ट वह चीज है जिसे आप बनाते हैं, कैटेगरी वो मेंटल स्पेस है जिसे आप कस्टमर के दिमाग में बनाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी ने केवल एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाया, उसने ये समझाया कि बिजनेसेस को एक नई तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और उस समस्या के लिए एक नया प्रकार का सल्यूशन चाहिए। अब कस्टमर केवल सॉफ्टवेयर नहीं खरीद रहा, वो एक नई कैटेगरी खरीदने लगा। यही कारण है कि कैटेगरी क्रिएटर को अक्सर अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में अधिक अटेंशन मिलती है, क्योंकि उसने केवल प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने कॉन्वर्सेशन बदल दी। प्ले बिगर की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है कैटेगरी किंग। कैटेगरी किंग वह कंपनी होती है जो किसी कैटेगरी के बारे में कस्टमर के दिमाग में सबसे पहले आती है। जब कोई व्यक्ति उस कैटेगरी के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले उसी कंपनी का नाम आता है। इसका कारण केवल प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं होता, इसका कारण होता है कैटेगरी ओनरशिप। मान लीजिए किसी नई कैटेगरी में 10 कंपनियां हैं। अगर कस्टमर को सभी 10 कंपनियों के नाम याद हैं तो कंपटीशन बहुत कठिन होगा। लेकिन यदि कस्टमर कैटेगरी का नाम सुनते ही केवल एक कंपनी के बारे में सोचता है तो उस कंपनी को बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है। यही कारण है कि कैटेगरी क्रिएशन इतना पावरफुल है। जब आप किसी एग्जिस्टिंग कैटेगरी में प्रवेश करते हैं तो आपको पहले से मौजूद प्लेयर्स के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। कस्टमर्स के पास पहले से एक्सपेक्टेशंस होती है, कॉम्पिटिटर्स के पास पहले से कस्टमर्स होते हैं, उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, उनके पास ब्रांड रिकॉग्निशन होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास कस्टमर के दिमाग में पहले से जगह होती है। ऐसे मार्केट में केवल हम उनसे बेहतर है कहना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि कस्टमर पूछेगा आप बेहतर कैसे हैं, मैं ब्रांड क्यों बदलूं, मुझे इससे क्या फायदा होगा। इसलिए कैटेगरी डिजाइनर केवल एग्जिस्टिंग कंपटीशन के रूल्स को एक्सेप्ट नहीं करता, वो रूल्स को बदलने की कोशिश करता है। प्ले बिगर के अनुसार कैटेगरी डिजाइन को समझने के लिए 3 चीजों को साथ देखना आवश्यक है: कंपनी, प्रोडक्ट, कैटेगरी। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स केवल प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग कंपनी और ब्रांड पर ध्यान देते हैं, लेकिन कैटेगरी डिजाइनर इन तीनों को एक साथ डिजाइन करता है। प्रोडक्ट कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कंपनी उस सॉल्यूशन को डिलीवर करती है और कैटेगरी कस्टमर को यह समझाती है कि यह सॉल्यूशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। यदि इन तीनों के बीच अलाइनमेंट नहीं है तो मार्केट कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। कैटेगरी बनाने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, लेकिन केवल ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसे कस्टमर पहले से जानता हो। आपको ऐसी समस्या खोजनी होती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हो, लेकिन शायद कस्टमर ने उसे अभी तक नए तरीके से डिफाइन नहीं किया हो। इसे आप प्रॉब्लम रीडेफिनेशन के रूप में समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कस्टमर कहता है मुझे मेरा काम जल्दी करना है, तो ये एक सामान्य समस्या है, लेकिन कैटेगरी डिजाइनर पूछ सकता है आपका काम धीमा क्यों है? क्या आपकी पूरी वर्किंग सिस्टम ही आउटडेटेड है? क्या समस्या स्पीड की नहीं बल्कि प्रोसेस की है? इस तरह सवाल पूछने से एक नई समस्या सामने आ सकती है और जब नई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो उसके लिए नई कैटेगरी बनने की संभावना पैदा होती है। हर कैटेगरी एक महत्वपूर्ण इंसाइट से शुरू हो सकती है। इंसाइट का मतलब केवल कोई क्लेवर आइडिया नहीं है। इंसाइट वो नई अंडरस्टैंडिंग है जो लोगों को किसी पुरानी समस्या को नए तरीके से देखने पर मजबूर कर दे। एक मजबूत इंसाइट कस्टमर को यह महसूस करा सकती है
मैंने इस समस्या को पहले कभी इस तरह नहीं देखा। यही वो मोमेंट है जहां कैटेगरी क्रिएशन शुरू हो सकती है। इसलिए एंटरप्रेन्योर को केवल प्रोडक्ट आइडियाज नहीं खोजने चाहिए, उसे मार्केट इनसाइट्स खोजने चाहिए। अगर आप नई कैटेगरी बनाना चाहते हैं तो उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैटेगरी नेम कस्टमर के दिमाग में एक नया मेंटल बॉक्स बनाता है। यदि कैटेगरी का नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो कस्टमर उसे याद नहीं रखेगा। यदि नाम बहुत सामान्य है तो वो अलग पहचान नहीं बनाएगा। एक अच्छा कैटेगरी नेम कस्टमर को तुरंत ये संकेत देता है ये किस प्रकार की चीज है और साथ ही ये दूसरी चीजों से अलग क्यों है। इसलिए कैटेगरी नेमिंग केवल ब्रांडिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कैटेगरी डिजाइन में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पॉइंट ऑफ व्यू, अर्थात आपकी स्पष्ट दृष्टि। आपको दुनिया के सामने ये बताना होता है कि पुराना तरीका क्यों काम नहीं कर रहा, नई समस्या क्या है, नई कैटेगरी क्यों आवश्यक है और आपका सलूशन इस नई दुनिया में महत्वपूर्ण क्यों है। एक मजबूत पीओवी केवल एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, यह आपकी कंपनी की फिलॉसफी बन जाता है। यह आपके एम्प्लॉइज को डायरेक्शन देता है, यह कस्टमर्स को एजुकेट करता है और ये इन्वेस्टर्स तथा मार्केट को बताता है कि आपकी कंपनी किस बड़े बदलाव का हिस्सा है। सामान्य मार्केटिंग कहती है हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, कैटेगरी डिजाइन कहती है दुनिया बदल रही है और इस बदलाव के कारण एक नई कैटेगरी आवश्यक हो गई है। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप केवल अपने प्रोडक्ट की तारीफ करेंगे तो कस्टमर आपको एक और सेलर की तरह देख सकता है, लेकिन अगर आप कस्टमर को एक नई प्रॉब्लम और नई पॉसिबिलिटी दिखाते हैं तो आप एक मार्केट एजुकेटर बन जाते हैं और मार्केट एजुकेटर धीरे धीरे कैटेगरी लीडर बन सकता है। हर अच्छी आइडिया तुरंत सफल नहीं होती, क्योंकि मार्केट रेडीनेस भी महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी टेक्नोलॉजी मौजूद होती है लेकिन कस्टमर्स तैयार नहीं होते। कभी कस्टमर्स तैयार होते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं होती। कभी रेगुलेशन बाधा बनता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होता। इसलिए कैटेगरी डिजाइनर को केवल ये नहीं पूछना चाहिए क्या हमारा आइडिया अच्छा है, उसे ये भी पूछना चाहिए क्या दुनिया इस आइडिया को स्वीकार करने के लिए तैयार है। सही आइडिया और सही टाइमिंग का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल हो सकता है। एग्जिस्टिंग कैटेगरी में अक्सर डिमांड पहले से मौजूद होती है, कस्टमर जानता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन नई कैटेगरी में सिचुएशन अलग होती है। कस्टमर को यह समझाना पड़ता है कि उसे वास्तव में एक नई चीज की आवश्यकता क्यों है। इसे डिमांड क्रिएशन कहा जा सकता है। डिमांड क्रिएशन का मतलब लोगों को जबरदस्ती प्रोडक्ट बेचना नहीं है। इसका अर्थ है उन्हें एक नई प्रॉब्लम, नई पॉसिबिलिटी और नए सॉल्यूशन के बारे में एजुकेट करना। जब कस्टमर खुद कहने लगे मुझे यही चाहिए, तब कैटेगरी मजबूत होने लगती है। बिजनेस की वास्तविक वैल्यू केवल प्रोडक्ट के फीचर से तय नहीं होती। कस्टमर उस प्रोडक्ट को कैसे परसीव करता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए दो कंपनियां लगभग समान टेक्नोलॉजी बनाती है। एक कंपनी खुद को एक सामान्य सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में प्रस्तुत करती है। दूसरी कंपनी कहती है हम एक नई बिजनेस कैटेगरी बना रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को इस नई समस्या से निपटने में मदद करती है। दूसरी कंपनी के पास बड़ा नैरेटिव हो सकता है, क्योंकि वो केवल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रही, वो कस्टमर की सोच बदल रही है। मनुष्य केवल फैक्ट से प्रभावित नहीं होता, हम स्टोरी से प्रभावित होते हैं। इसलिए कैटेगरी डिजाइनर को एक ऐसी कहानी बनानी पड़ती है जिसमें 3 बातें स्पष्ट हों। पहली, पुरानी दुनिया में समस्या क्या थी। दूसरी, अब क्या बदल गया है। तीसरी, नई कैटेगरी इस नई दुनिया का समाधान कैसे देती है। यह स्टोरी जितनी सरल और पावरफुल होगी, कस्टमर के लिए कैटेगरी को समझना उतना आसान होगा। एक अच्छी कैटेगरी स्टोरी कस्टमर को केवल इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो उसे एक नया पर्सपेक्टिव देती है। नई कैटेगरी बनाते समय केवल धीरे धीरे मार्केटिंग करना पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी मार्केट को एक बड़ा सिग्नल चाहिए, एक ऐसा इवेंट या कैंपेन जो लोगों का ध्यान आकर्षित करे। प्ले बिगर में इसे लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी अवधारणा के माध्यम से समझाया जाता है। इसका उद्देश्य
केवल पब्लिसिटी प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य कैटेगरी कॉन्वर्सेशन को तेज करना है। जब मार्केट में अचानक बहुत से लोग एक ही समस्या और एक ही नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने लगते हैं, तो कैटेगरी तेजी से अवेयरनेस प्राप्त कर सकती है। लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक तभी प्रभावी होती है जब उसके पीछे मजबूत कैटेगरी नैरेटिव हो। अगर आपने कैटेगरी क्रिएट कर ली लेकिन आपकी कंपनी उसी पुराने तरीके से काम करती रही, तो समस्या पैदा हो सकती है। कैटेगरी लीडर बनने के लिए कंपनी कल्चर, सेल्स स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, प्रोडक्ट रोड मैप और लीडरशिप विजन को कैटेगरी के साथ अलाइन करना पड़ता है। एम्प्लॉइज को यह समझना चाहिए कि वे केवल प्रोडक्ट नहीं बना रहे, वे एक नई मार्केट को डिफाइन करने में योगदान दे रहे हैं। यह पर्पस एम्प्लॉइज को मोटिवेशन देता है। नई कैटेगरी बेचने के लिए ट्रेडिशनल सेल्स अप्रोच हमेशा पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि कस्टमर शायद आपकी कैटेगरी को समझता ही नहीं। इसलिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को केवल प्रोडक्ट फीचर्स नहीं बताने चाहिए, उसे कस्टमर को एजुकेट करना चाहिए। उसे दिखाना चाहिए कि आज की प्रॉब्लम क्या है, पुराना सॉल्यूशन क्यों पर्याप्त नहीं है, नई कैटेगरी क्या बदलती है और कस्टमर को इस बदलाव से क्या लाभ मिलेगा। इस तरह सेल्स पर्सन केवल सेलर नहीं रहता, वो कैटेगरी एजुकेटर बन जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का उद्देश्य अक्सर होता है, हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। कैटेगरी मार्केटिंग का उद्देश्य है, इस नई समस्या और नए सॉल्यूशन को समझिए। यह बदलाव बहुत बड़ा है। कैटेगरी मार्केटिंग में एजुकेशनल कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्टिकल्स, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस, रिसर्च, इवेंट्स, पॉडकास्ट्स और सोशल मीडिया डिस्कशंस के माध्यम से कंपनी मार्केट को एजुकेट कर सकती है। जितने अधिक लोग कैटेगरी को समझेंगे, उतना बड़ा मार्केट बनने की संभावना होगी। नई कैटेगरी बनाते समय कॉम्पिटिटर्स आना निश्चित है। यदि आपकी कैटेगरी सफल होती है, तो दूसरी कंपनियां उसमें प्रवेश करेंगी। पहली नजर में यह खतरे जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में कॉम्पिटिटर्स का आना यह संकेत भी हो सकता है कि कैटेगरी वैल्यूएबल बन रही है। यदि आप कैटेगरी के क्रिएटर हैं और मार्केट में सबसे मजबूत एसोसिएशन आपके साथ है, तो कॉम्पिटिटर्स का प्रवेश आपकी कैटेगरी को वैलिडेट भी कर सकता है। इसलिए केवल कॉम्पिटिटर्स को रोकने की कोशिश मत कीजिए। अपनी कैटेगरी की डेफिनेशन पर ओनरशिप मजबूत कीजिए। कैटेगरी क्रिएशन एक बार का काम नहीं है। जब कैटेगरी बन जाती है, तब सबसे बड़ी चुनौती होती है उसे मेंटेन करना। कंपनी को लगातार इनोवेशन करना पड़ता है। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, नई कंपनीज आती है। इसलिए कैटेगरी लीडर को हमेशा यह सोचना पड़ता है, हमारी कैटेगरी आगे कहां जाएगी। यदि लीडर भविष्य को डिफाइन करना बंद कर देता है, तो कोई दूसरी कंपनी कैटेगरी की अगली दिशा डिफाइन कर सकती है। हर कैटेगरी का एक लाइफ साइकिल हो सकता है। शुरुआत में कैटेगरी छोटी होती है, लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर अवेयरनेस बढ़ती है, नई कंपनीज आती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, कस्टमर्स बढ़ते हैं और अंत में कैटेगरी मेन स्ट्रीम बन सकती है। लेकिन जैसे जैसे कैटेगरी मैच्योर होती है, कंपटीशन भी बढ़ता है। इसलिए कैटेगरी लीडर को समय रहते अगली वेव के बारे में सोचना चाहिए। प्ले बिगर का सबसे महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल लेसन यह है कि एंटरप्रेन्योर को केवल एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे यह पूछना चाहिए, मैं किस मार्केट में कॉम्पीट कर रहा हूं? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या मुझे इसी मार्केट में कॉम्पीट करना जरूरी है? कई एंटरप्रेन्योर्स अपना पूरा समय कॉम्पिटिटर्स को देखकर बिताते हैं। वे कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग देखते हैं, कॉम्पिटिटर के फीचर्स देखते हैं, कॉम्पिटिटर की एडवर्टाइजिंग देखते हैं। लेकिन कैटेगरी डिजाइनर कॉम्पिटिटर से आगे देखता है। वो कस्टमर की बदलती जरूरतों को देखता है, टेक्नोलॉजी में बदलाव देखता है, सोशल बिहेवियर में बदलाव देखता है और उन बदलावों से पैदा होने वाली नई कैटेगरी को पहचानने की कोशिश करता है। अब पूरे कॉन्सेप्ट को एक सरल फ्रेमवर्क में समझते हैं। पहला कदम, समस्या पहचानिए। ऐसी महत्वपूर्ण समस्या खोजिए जो बड़े कस्टमर ग्रुप को प्रभावित कर सकती है। दूसरा कदम, बदलाव पहचानिए। देखिए कि टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमी या कस्टमर बिहेवियर में क्या बदल रहा है। तीसरा कदम, नई समस्या डिफाइन कीजिए।
कस्टमर को यह दिखाइए कि पुरानी समस्या को देखने का तरीका अधूरा है। चौथा कदम, नई कैटेगरी बनाइए। ऐसा कैटेगरी कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए जो नई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को स्पष्ट रूप से डिफाइन करे। पांचवा कदम, कैटेगरी नेम बनाइए। नाम सरल, याद रखने योग्य और मीनिंगफुल होना चाहिए। छठा कदम, पीओवी तैयार कीजिए। स्पष्ट कीजिए कि पुरानी दुनिया में क्या गलत है और नई कैटेगरी क्यों जरूरी है। सातवां कदम, प्रोडक्ट को कैटेगरी से जोड़िए। आपका प्रोडक्ट नई कैटेगरी का सबसे क्रेडिबल सॉल्यूशन होना चाहिए। आठवां कदम, मार्केट को एजुकेट कीजिए। कंटेंट, इवेंट्स, मीडिया और कस्टमर कॉन्वर्सेशंस के माध्यम से कैटेगरी को समझाइए। नौवां कदम, अटेंशन क्रिएट कीजिए। ऐसे कैंपेन्स और इवेंट्स बनाइए जो कैटेगरी कॉन्वर्सेशन को तेज करें। 10वां कदम, कैटेगरी लीडरशिप बनाए रखिए। इनोवेशन करते रहिए और कैटेगरी के भविष्य को लगातार डिफाइन करते रहिए। कैटेगरी डिजाइन केवल बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए नहीं है। एक छोटा बिजनेस भी कैटेगरी बनाने की कोशिश कर सकता है। मान लीजिए आपके शहर में बहुत सारी चाय शॉप्स हैं। अगर आप केवल कहते हैं हमारी चाय अच्छी है तो आप कंपटीशन में शामिल हैं। लेकिन अगर आप कस्टमर की किसी विशेष प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके एक नया एक्सपीरियंस बनाते हैं, जैसे काम के बीच 10 मिनट में प्रीमियम ट्रेडिशनल चाय एक्सपीरियंस, तो आप एक अलग पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। ये केवल चाय बेचने की बात नहीं है, ये कस्टमर के लिए एक अलग कैटेगरी एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश है। इसी तरह रेस्टोरेंट, कोचिंग बिजनेस, कंसल्टिंग फर्म, ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी या लोकल सर्विस बिजनेस भी अपने लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी पोजीशन बना सकता है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा लेसन यह है कि बिजनेस में केवल मेहनत पर्याप्त नहीं है, आपको सही दिशा में मेहनत करनी होती है। अगर 10 कंपनियां एक ही कैटेगरी में कंपटीशन कर रही हैं, तो हर कंपनी को कस्टमर के अटेंशन के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी एक नई कैटेगरी को डिफाइन करती है, तो वो कस्टमर के अटेंशन का एक नया स्पेस क्रिएट कर सकती है। इसलिए एंटरप्रेन्योर को हमेशा ये सोचने की आवश्यकता है, मैं क्या बना सकता हूं, उसके साथ साथ मैं किस तरह की नई सोच बना सकता हूं। प्ले बिगर का मूल संदेश बहुत सरल है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा है। बिजनेस की दुनिया में केवल प्रोडक्ट बनाना पर्याप्त नहीं है, आपको यह भी तय करना होता है कि लोग उस प्रोडक्ट को किस नजरिए से देखेंगे। आप केवल एग्जिस्टिंग मार्केट में कंपटीशन नहीं कर सकते, आप नया मार्केट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप केवल कस्टमर की एग्जिस्टिंग डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, आप नई डिमांड को जन्म भी दे सकते हैं। आप केवल कॉम्पिटिटर्स से बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर सकते, आप ऐसा नया खेल भी बना सकते हैं जिसमें कंपटीशन के पुराने रूल्स ही बदल जाएं। यही प्ले बिगर की फिलॉसफी है। इस पुस्तक के अनुसार सबसे बड़ा अवसर अक्सर उस जगह नहीं होता जहां सभी लोग पहले से कंपटीशन कर रहे हैं। सबसे बड़ा अवसर उस जगह हो सकता है जहां अभी कोई स्पष्ट कैटेगरी बनी ही नहीं है। इसलिए अगली बार जब आप कोई बिजनेस आइडिया देखें, तो केवल ये मत पूछिए क्या यह प्रोडक्ट अच्छा है, यह भी पूछिए क्या यह किसी नई और महत्वपूर्ण समस्या को डिफाइन कर सकता है। क्या इसके आसपास एक नई कैटेगरी बनाई जा सकती है? क्या मैं उस कैटेगरी का पहला और सबसे यादगार नाम बन सकता हूं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं एग्जिस्टिंग गेम को बेहतर खेलने के बजाय एक बड़ा गेम बना सकता हूं? यही है प्ले बिगर का मूल विचार। छोटा खेल खेलने वाले कॉम्पिटिटर्स को हराने की कोशिश करते हैं, बड़ा सोचने वाले लोग खेल की कैटेगरी ही बदल देते हैं। सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से कितना बेहतर है। कई बार सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कस्टमर को दुनिया को देखने का कौन सा नया तरीका दिया। एक महान एंटरप्रेन्योर केवल कंपनी नहीं बनाता, वो मार्केट की भाषा बदल सकता है। एक महान प्रोडक्ट केवल समस्या सॉल्व नहीं करता, वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बदल सकता है। और एक महान कैटेगरी केवल प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनाइज नहीं करती, वो पूरी इंडस्ट्री के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए यदि आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस ओनर हैं, मार्केटर हैं या किसी नए आइडिया पर काम कर रहे हैं,
तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं इस एग्जिस्टिंग गेम में कितना अच्छा खेल सकता हूं? और उसके बाद दूसरा सवाल पूछिए, क्या मैं इससे भी बड़ा गेम बना सकता हूं? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी सफलता कॉम्पिटिटर्स को हराने में नहीं होती। सबसे बड़ी सफलता तब होती है जब लोग आपके बनाए हुए नए खेल को खेलना शुरू कर देते हैं। यही है प्ले बिगर। तो दोस्तों, प्ले बिगर की इस पूरी यात्रा के बाद अब समय है कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का। इस किताब ने हमें एक बहुत पावरफुल लेसन दिया है। बिजनेस में हमेशा यह जरूरी नहीं कि आप दूसरों से बेहतर खेलें। कई बार असली जीत तब होती है जब आप एक नया खेल ही बना देते हैं। हमने सीखा कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना पर्याप्त नहीं है। आपको एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम पहचाननी होगी। उस प्रॉब्लम को नए तरीके से डिफाइन करना होगा। एक नई कैटेगरी बनानी होगी। उस कैटेगरी को एक स्पष्ट नाम देना होगा और फिर लोगों को यह समझाना होगा कि यह नई कैटेगरी उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। याद रखिए, प्रोडक्ट आपको कस्टमर्स दे सकता है, लेकिन कैटेगरी आपको मार्केट लीडरशिप दे सकती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स पर लगातार नजर रखने के साथ साथ अपने कस्टमर्स की बदलती जरूरतों पर भी नजर रखिए। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो खुद से पूछिए, मैं एग्जिस्टिंग मार्केट में कॉम्पीट क्यों कर रहा हूं? और फिर पूछिए, क्या मैं अपने लिए एक नई कैटेगरी बना सकता हूं? शायद आपके बिजनेस में भी कोई ऐसी समस्या छिपी हो जिसे आपने अभी तक एक नए अवसर के रूप में नहीं देखा है। शायद आपका अगला बड़ा ब्रेक थ्रू किसी नए प्रोडक्ट में नहीं बल्कि प्रॉब्लम को देखने के नए तरीके में छिपा हो। और शायद आपकी सबसे बड़ी सफलता कॉम्पिटिटर्स को हराने में नहीं बल्कि लोगों को यह समझाने में हो कि आप जो बना रहे हैं उसकी एक नई कैटेगरी होनी चाहिए। तो आज से एक बात याद रखिए, छोटा सोचने वाला कंपटीशन खोजता है, बड़ा सोचने वाला अपॉर्चुनिटी खोजता है और कैटेगरी क्रिएटर एक नया मार्केट बनाता है। अगर आपको प्ले बिगर की ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस में रुचि रखने वाले लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही पावरफुल बुक्स की हिंदी ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए ऑडियो बुक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहां हमारा लक्ष्य सिर्फ किताबें सुनाना नहीं है बल्कि हर किताब से मिलने वाली सबसे पावरफुल लर्निंग को आपकी जिंदगी और बिजनेस में इस्तेमाल करने लायक बनाना है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और शानदार किताब, एक नई कहानी और कुछ नए विचारों के साथ। तब तक एक बात हमेशा याद रखिए, दूसरों के बनाए हुए खेल में जीतने की कोशिश मत कीजिए। अगर संभव हो तो अपना खेल बनाइए। यही है प्ले बिगर का असली संदेश। धन्यवाद। आप सुन रहे थे ऑडियो बुक एक्सप्रेस। सीखते रहिए, बड़ा सोचते रहिए और अपना खेल खुद बनाइए। नमस्कार।